नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश के सामने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में समान अवसर हैं और वे आतंकवाद जैसे खतरों का भी सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा। प्रधानमंत्री ने वहां के 50 उद्यमियों को भारत में स्टार्टअप पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया गांधी शांति पुरस्कार, उनकी पुत्री शेख रेहाना ने ग्रहण किया। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि कोविड के दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित और प्रतिरक्षी हैं। देश में अब तक 5,55,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ के लिए उच्च स्तरीय दल भेजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदूषण से निपटने के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय टीम ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में भारतीय महिला और पुरुष खिलाड़ी पेरिस में ऑर्लियंस मास्टर्स की सेमीफाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में भारत ने पुणे में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 337 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। आपसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत की साझेदारी भारत पड़ोसी प्रथम नीति का स्तंभ है। आज ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने और इसमें विविधता लाने को वचनबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत बांग्लादेश की विकास की शानदार यात्रा में मदद देना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के पास लोकतंत्र की शक्ति के साथ साथ भविष्य की परिकल्पना भी है। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की एक साथ प्रगति करना इस क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक और दोनों देशों की सरकारें इस दिशा में मिलकर कदम बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के सामने आतंकवाद की एक जैसी चुनौती है। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय है। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका का स्मरण किया और मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं पर पाकिस्तानी फौजियों के अत्याचारों की निंदा की। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। इन सबके बीच यहां के लोगों और हम भारतीयों के लिए आशा की किरण थे
बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु के हौसले ने, उनके नेतृत्व ने ये तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश की स्वाधीनता संग्राम को समर्थन दिया था। बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। इस अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध एक नई ऊंचाई पर हैं। Our relations with India have now escalated to new heights. We laud Prime Minister Modi ji's neighborhood first policy. Sending vaccines for prevention of coronavirus to the neighboring countries, including Bangladesh, must be a reflection of that policy by Modi ji. During the last few years, Bangladesh has increased cooperation with India in various sectors, including trade, commerce, communication, power, energy and agriculture. India has now become one of our best development partners. हमारे संवाददाता ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में शामिल रहे बांग्लादेश सेना के कैप्टन अब्दुल हसन से खास बातचीत की। श्री हसन ने आकाशवाणी को बताया कि पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों के साथ साथ सेना के जवानों पर भी बहुत जुल्म ढाए थे। पाकिस्तान ने हमारा ऊपर जो पूरा ईस्ट पाकिस्तान उनका कब्जा में था और बंगालियों को उन्होंने इंसान ही नहीं सोचता था। जैसा उन्होंने पब्लिक को मारा, 30 लाख आदमी को उन्होंने खत्म कर दिया। तो हम जिंदगी भर नहीं भूलूंगा इंदिरा गांधी जो इंसानियत दिखाया, तो इंसानियत न देखा तो ये बंगाली सबको मार देता था पाकिस्तान। वो अगर बॉर्डर खोल के नहीं देता तो शरणबंदी के आदमी जा नहीं सकता था। ये हम बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना खुशी से लगा है, अभी तक तो जिंदा, अभी तक उन्होंने याद करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की बांग्लादेश यात्रा के पहले दिन आज श्री मोदी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश के 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन के कार्यक्रमों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की झलक साफ नजर आ रही थी। ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्री मोदी के स्वागत से लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा आयोजित रात्रि भोज तक के कार्यक्रमों में दोनों देशों के बीच के 50 साल के राजनयिक संबंधों की गर्मजोशी साफ महसूस हो रही थी। बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों को याद किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बांग्लादेश के 50 उद्यमियों को भारत आने का न्योता और बांग्लादेश के छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति देने की घोषणा से दोनों देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, ढाका, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया, जिसे आज उनकी छोटी पुत्री शेख रेहाना ने ग्रहण किया। ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए ये गर्व का विषय है कि हमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का सुअवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय सेना के उन बहादुर सैनिकों को भी नमन करते हैं जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में अपने बांग्लादेशी भाई बहनों के साथ खड़े रहे। श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में दोनों देशों के वीर जवानों का रक्त एक साथ बहा था। उन्होंने कहा कि इस रक्त ने एक ऐसे संबंध को जन्म दिया जो न तो कभी टूटेगा और न ही किसी स्थिति में खत्म होगा। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के नौजवानों के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की भी घोषणा की, जो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुसंधान करने के लिए प्रतिवर्ष दी जाती है। ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न व्यावहारिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है।
भारत और बांग्लादेश में राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बांग्लादेश के 50 उद्यमियों को भारत आने और स्टार्टअप पहल में शामिल होने का आग्रह किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज स्पॉटलाइट कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा जिसका विषय है 50 Years ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। असम और पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में कल के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रत्येक केंद्र पर मतदान मशीन के साथ मतदान पुष्टि मशीन के इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आयोग ने सुचारू और पारदर्शी मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में EVM और वीवीपैट की उपलब्धता सुनिश्चित की है। और जानकारी के लिए बात करते हैं असम के डिब्रूगढ़ में मौजूद हमारे संवाददाता थोकचौम से। थोकचौम, इस चरण के चुनाव का कैसा परिदृश्य है और कोविड महामारी को देखते हुए क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं? विमलेंदु जी, मतदान डालने का काम 11,530 से अधिक मतदान केंद्रों पर किया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान अधिकारी EVM मशीनों के साथ अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। इन 47 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 80,10,000 मतदाता पंजीकृत है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे समाप्त होगा। हालांकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मतदान को 1 घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है। कोरोना महामारी के देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या इस बार बढ़ा दी गई है और सभी मतदाताओं को अपने अधिकारों को प्रयोग करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। इन्हें मास्क पहनना होगा और मतदान केंद्र के अंदर सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। मतदान अधिकारियों को कोविड-19 सुरक्षा किट अनिवार्य रूप से दी जाएगी, जिसमें सैनिटाइजर्स और हाथ के दस्ताने शामिल है। प्रत्येक पोलिंग बूथ में 1,000 मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति है। विमलेंद्र जी, धन्यवाद थोकचाम। ये थे हमारे संवाददाता डिब्रूगढ़ से थोकचाम। असम में कल होने वाले चुनाव के लिए 12 जिलों के 47 विधानसभा क्षेत्रों में 23 महिलाओं सहित 264 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। अब चलते हैं हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के पास। मानस, असम के पहले चरण के चुनाव में क्या खास मुद्दे हैं और कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं? जी, यहाँ जब मुद्दे की बात करें तो भाजपा ने विकास की बातें चुनावी प्रश्न में उठाया था। फिर असम के बार फ्लड को लेकर भी बात कही थी, एम्प्लॉयमेंट की बात कही, फिर एक सही NRC की बात कही, फिर असम की सुरक्षा और संस्कृति की बात कही गई चुनावी प्रसार में। और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो अहम मुद्दा रहा वो है जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इनका विरोध, CAA का खुलकर विरोध कर रहे हैं कांग्रेस, और यही बात असम जातीय परिषद के लिए भी है। इसके अलावा कांग्रेस ने एम्प्लॉयमेंट की बात कही, 5 गारंटी की बात कही। दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस का इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा चाय बागानों के जो मजदूर है, चाय बागानों में काम करने वाले, उन लोग की जो डेली वेजेस है उसको बढ़ाने की बात कही। ये बात कहना होगा कि जो पहले चरण में जो 81 लाख मतदाता है उनमें से एक भारी मात्रा जो है वो चाय बागानों के लिए है। तो दोनों ही दल इसको चाय बागान के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। जब आपका दूसरे सवाल पे आता हो, जब कौन कौन प्रमुख उम्मीदवार है, इसमें पहले नाम लेना होगा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो माजुली सीट से फिर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता हितेंद्र गोस्वामी भी है, मंत्री रंजीत दत्ता, नवादले संजय किसान है इस दौर में। कांग्रेस की ओर से जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है रिपुन बोरा, वो सांसद भी है। असम गण परिषद जो अलायंस में है NDA के, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा है इस मैदान में। फिर जो नवगठित 2 रीजनल दल है, असम जातीय परिषद, इसके जो अध्यक्ष है लुरिन ज्योति गोगोई,
फिर राइजर दल के जो अध्यक्ष है अखिल गोगोई। तो कुल मिलाकर कई सारे हैवियत उम्मीदवार इस पहले चरण में मैदान में है। विमलेंदु, धन्यवाद मानस इस जानकारी के लिए। उधर पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में 5 जिलों में विधानसभा की 30 सीटों के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में 21 महिलाओं सहित 191 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में 8 चरणों में मतदान होगा। कल 74 लाख से अधिक मतदाता वोट डाल सकेंगे। मतदान के लिए 8,200 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 30 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने 29 और जबकि उसकी सहयोगी दल ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू ने 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। दूसरी ओर राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस 29 सीट पर चुनाव लड़ रही है और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे रही है। कांग्रेस, वाम दल और उनके सहयोगी दल संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में चुनाव लड़ रहे हैं। और जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल में कोलकाता से हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, पश्चिम बंगाल में कल के मतदान की तैयारियां कैसी हैं और क्या खास इंतजाम किए गए हैं? विमलेंदु, निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान केंद्रों पर मतदान दल पहुंच गए हैं और वो अभी व्यवस्थाएं बनाने में जुट गए हैं। कल सुबह तक सभी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। मतदान दल के सदस्य और जो मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे उन्हें कोविड संक्रमण से बचाने के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग के जो स्पेशल ऑब्जर्वर्स हैं और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं वो हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और शहरों और इन निर्वाचन क्षेत्रों में आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। इस प्रकार इस बार बड़ी संख्या में महिला समर्पित मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जहां सभी काम महिलाएं संभालेंगी। धन्यवाद जितेंद्र। ये थे हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी जो कोलकाता से पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में जानकारी दे रहे थे। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि असम में प्रत्येक शरणार्थी को नागरिकता प्रदान की जाएगी और घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। सिलचर में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि असम सरकार पिछले 5 सालों में शांति प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सफल रही है। बोडोलैंड का समझौता समग्र आसाम के लिए शांति का पैगाम। मोदी जी के नेतृत्व में सालों से जो आसाम आतंकवाद के खप्पर में युवाओं की जान गंवाता था वो आसाम आज आतंकवाद के मुक्त होकर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। श्री शाह ने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुद्दे पर दिए गए बयान की आलोचना की। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी सदस्य कन्हैया कुमार ने भी विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित किया। निर्वाचन आयोग ने इस महीने की 29 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक किसी भी एग्जिट पोल के आयोजन और उनके नतीजों को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि इस दौरान समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी दूसरे तरीके से एग्जिट पोल के परिणाम को प्रकाशित या प्रसारित न करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश के सामने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में समान अवसर हैं और वे आतंकवाद जैसे खतरों का भी सामना कर रहे हैं।
बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा। प्रधानमंत्री ने वहां के 50 उद्यमियों को भारत में स्टार्टअप पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया गांधी शांति पुरस्कार उनकी पुत्री शेख रेहाना ने ग्रहण किया। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि कोविड के दोनों स्वदेशी टीके पूरी तरह से सुरक्षित और प्रतिरक्षी हैं। देश में अब तक 5 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ के लिए उच्च स्तरीय दल भेजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदूषण से निपटने के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में भारतीय महिला और पुरुष खिलाड़ी पेरिस में ऑरलियंस मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में भारत ने पुणे में दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 337 रनों का लक्ष्य दिया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को प्रतिदिन आवश्यकतानुसार टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए टीकाकरण अभियान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में टीकाकरण के दुष्प्रभाव का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण महत्वपूर्ण निगरानी प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है और देश में लगाए जा रहे दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित और प्रतिरक्षी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर 2 उच्च स्तरीय दल छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ भेजे हैं। ये दल वहां मरीजों की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाएंगे और इसकी रोकथाम के उपाय सुझाएंगे। छत्तीसगढ़ में भेजे गए दल के अध्यक्ष राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह हैं। चंडीगढ़ भेजे गए दल का नेतृत्व वस्त्र मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार विजय कुमार सिंह कर रहे हैं। दोनों दल महामारी से सबसे अधिक प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे और जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर अमल का जायजा लेंगे। वे प्रमुख निष्कर्षों, सिफारिशों और बचाव के उपायों के बारे में अपने विचार केंद्र को सौंपेंगे। हिमाचल सरकार ने कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों और स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को 4 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है। जिन स्कूलों में परीक्षा होनी है वे स्कूल खुले रहेंगे। आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। श्री ठाकुर ने कहा कि आवासीय सुविधाओं वाले स्कूलों के छात्रावासों को बंद करने की जरूरत नहीं है। देश में अब तक 5 करोड़ 55 लाख 4 हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 23,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 32,987 रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 95.08% हो गई है। हालांकि कई राज्यों में कोविड के मरीज अचानक बढ़ने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय 4,21,066 लोग संक्रमित हैं। 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में प्रतिदिन कोविड के रोगी बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक दिन में 257 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने और महामारी संबंधी सभी एहतियातों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा है। इन एहतियातों में मास्क पहनना और एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना जैसे उपाय शामिल हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वुक ने आज नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का व्यापक विस्तार हुआ है और सेना के तीनों अंगों के साथ साथ रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित एजेंसियां भी इसके दायरे में आ गई हैं। दोनों देशों ने कई बहुपक्षीय मंचों पर समान विचार व्यक्त किए हैं। बैठक के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रियों ने प्रतिरक्षा और सुरक्षा पर कोविड महामारी के असर के बारे में भी विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए देश के 132 चयनित शहरों के लिए कार्य योजना पर अमल करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली में चल रही निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में आज भारत ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड इवेंट में भी स्वर्ण पदक देश के नाम किया। फ्रांस में खेले जा रहे ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पुणे में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 337 रन का लक्ष्य दिया है। इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 33वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 237 रन बना लिए हैं। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 336 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश के सामने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में समान अवसर हैं और वे आतंकवाद जैसे खतरों का भी सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा। प्रधानमंत्री ने वहां के 50 उद्यमियों को भारत में स्टार्टअप पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया गांधी शांति पुरस्कार उनकी पुत्री शेख रेहाना ने ग्रहण किया। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि कोविड के दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित और प्रतिरक्षी हैं। देश में अब तक 5 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ के लिए उच्च स्तरीय दल भेजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदूषण से निपटने के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय टीम ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में भारतीय महिला और पुरुष खिलाड़ी पेरिस में ऑरलियंस मास्टर के सेमीफाइनल में पहुंचे
और क्रिकेट में भारत ने पुणे में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 337 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।